तो छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब दे दूं ताकि आप बिना किसी दुविधा के एग्ज़ाम दे सकें। और अगर कोई दुविधा है तो आज इस डिस्कशन के माध्यम से समाप्त हो। आज छोटी सी बातचीत है, कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे, केवल जो प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को यूपीएससी का है या 11 अक्टूबर को जो प्रीलिम्स यूपीपीसीएस का है उसको लेकर जो बेसिक डाउट्स बच्चों को होते हैं उनको दूर करने के लिए आज का एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई का वीडियो आपके प्रीलिम्स के बाद मैं फिर से लाऊंगा बहुत सारे, अभी रुका हुआ हूँ ताकि आपके प्रीलिम्स की तैयारी शांति से हो सके। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कल एक जजमेंट दिया जिससे पहले कुछ लोगों को लग रहा था कि प्रीलिम्स शायद पोस्टपोन होगा, अब तो वो मामला खत्म हो गया। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस वीडियो के अंत में मैं वो भी बताऊंगा। तो जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है वो बार बार पूछ रहे हैं कि हमें अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आज के इस डिस्कशन के आखिरी हिस्से में वो बात भी करूंगा। पहले बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जो इस बार का एग्जाम देने वाले हैं और 2 दिन बाद उनका एग्जाम है, उनके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स क्या क्या हैं देखिए। जो आपकी क्वेरीज कह लूँ या डाउट्स कह लूँ, इसको जो भी शब्द आप अच्छा समझते हो। पहला डाउट जो मैंने कई बच्चों से देखा, कई बच्चों के मैसेज में देखा, वो डाउट ये था कि अगर हम ये वाला अटेम्प्ट नहीं देंगे तो हमारा वो अटेम्प्ट काउंट होगा या नहीं होगा। तो अटेम्प्ट काउंटिंग को लेके उनको डाउट है, और ये डाउट जबकि यूपीएससी ने बहुत क्लियर किया हुआ है अपने सारे नोटिफिकेशंस में, पर स्टिल ये डाउट बहुत सारे लोगों को है। तो इसका सिंपल सा उत्तर है कि यदि आप एग्जाम नहीं देंगे तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। यूपीएससी ने असल में पिछले साल एक चर्चा शुरू की थी। होता क्या है कि हर साल फॉर्म भरते हैं 10-12 लाख लोग के बीच में और एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं करीब 5 लाख 6 लाख लोग। तो यूपीएससी को हर साल जो एक्चुअल एग्जामिनीज हैं या कैंडिडेट्स हैं उनकी तुलना में डबल अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। इस चीज से परेशान होकर यूपीएससी ने पिछले साल एक चर्चा शुरू की थी कि हम सोच रहे हैं कि अब से फॉर्म भरने को ही अटेम्प्ट काउंट करने के लिए एक पैमाना बना लें। केवल चर्चा की थी, लेकिन ऐसा इस बार के अटेम्प्ट में है नहीं। इस बार जो नोटिफिकेशन था उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, बल्कि उसमें स्पष्ट रूप से ये भी लिखा था कि यदि आप एग्जाम नहीं देते हैं तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप सेंटर पे चले गए और आपने साइन कर दिया तो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, बेशक आप पेपर ना दे। अगर आपने एक पेपर दे दिया तो भी अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, 2 पेपर देंगे तो भी अटेम्प्ट काउंट होगा। लेकिन यदि आप सेंटर पे जाते ही नहीं हैं, उसके अंदर जाके अपने आप को पेश ही नहीं करते हैं, तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। इसलिए पहला डाउट एकदम मन से निकाल दीजिए, तैयारी है तो एग्जाम दीजिए। और यदि एग्जाम इस भय से दे रहे हैं कि अगर नहीं देंगे तो भी हमारा अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, तो उसको मन से निकाल के निश्चिंत रहिए, कोई अटेम्प्ट काउंट नहीं होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों का है वो ये कि हमें कितने क्वेश्चंस इस एग्जाम में करने चाहिए ताकि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, अगर मैं जीएस की बात करूं जिसके बेस पर सिलेक्शन होता है प्रीलिम्स में, तो 100 क्वेश्चन उसमें आते हैं। और आपको ये पता है कि पिछले 2 वर्षों से जो कट ऑफ है वो लगभग 50 प्रश्नों के आसपास यानी कि 100 अंकों के आसपास चल रही है। यानी जिस व्यक्ति के 200 में से 100 नंबर हैं उससे प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाता है। यानी कि जिसके 50 नेट क्वेश्चंस, नेट का मतलब नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद ठीक है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लें कि नेगेटिव मार्किंग क्या है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या ना करें। देखिए, नेगेटिव मार्किंग ये है, मैं जीएस को बेस बना के बात कर रहा हूँ कि जीएस के पेपर में जैसे मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन किया, अगर वो हो गया सही तो आपको इसमें मिलते हैं 2 नंबर, ठीक। अगर वो आपने किया पर हो गया गलत तो 2 नंबर का 1/3 यानी कि 3 गलत प्रश्नों से मिलाकर उतने नंबर कटेंगे जितने नंबर एक सही उत्तर पे मिलते हैं। तो मोटी सी बात है, 0.67 या 0.67 अंक इसमें कट जाएंगे यदि आपका उत्तर गलत है तो। इसे सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि 3 उत्तर गलत होने पे कुल मिला के 2 नंबर कटेंगे, जबकि 1 उत्तर सही होने पे 2 नंबर मिलेंगे। और यदि आपने उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, आपने कुछ भी नहीं किया, तो उसमें आपको 0 मिलेगा। तो बेसिक बात यह है कि प्लस में आपको 2 नंबर मिले, ये 2 प्लस के हैं, ये माइनस
में जो है 0.67 ये माइनस के हैं, नेगेटिव हैं, इसका इतना नुकसान हो गया आपको। ये नेगेटिव मार्किंग का यूपीएससी का फार्मूला है। अब कई बच्चे इस वजह से इतना घबराते हैं नेगेटिव मार्किंग से कि वो ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करते ही नहीं है। तो मैं आपको दोनों बातें समझाना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, और दूसरा ये कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर डरना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग के साथ खेलना है, नेगेटिव मार्किंग को एंजॉय करना है, उस सिस्टम को समझ के अपने पक्ष में उसका फायदा क्या हो सकता है वो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको दुविधा नहीं होगी। तो सबसे पहले मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। अगर मैं इसी की बात करूं, मैं 3 आपको ऑप्शन देता हूं। मैं कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूं जो बहुत संभल के चलने वाले हैं, इतना संभल के चलते हैं कि वो वही प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं जो उनको ठीक से आता है, पूरा ठीक से आता है, प्रश्न भी, उसके चारों ऑप्शंस भी, और अगर चारों ऑप्शन के बेस पे 4 और ऑप्शंस हैं वो भी। क्योंकि यूपीएससी के प्रश्नों में आप देखेंगे कई प्रश्नों में पहले एक स्टेटमेंट है, उसके बाद 4 स्टेटमेंट्स है, फिर उन 4 स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशंस के बेस पे 4 विकल्प होते हैं। यानी वो एक ही क्वेश्चन में आपसे 10 प्रश्नों के बराबर का जो आपकी जांच करनी है कर लेते हैं। तो कई बच्चे होते हैं बहुत संभल के चलने वाले कि मैं वही आंसर टिक करूंगा जो मुझे ठीक से आता होगा। इस परीक्षा में हालत ये है कि जो बहुत बड़े 30 मार्क हैं, बहुत बड़े 30 मार्क की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने पूरा सिलेबस इतनी बार घोट लिया है, जिनको प्रीलिम्स का सिलेबस से मतलब वो आंख बंद करके भी अगर पेपर देखते हैं तो उनको समझ में आती सारी बातें, इस लेवल के लोग हैं, वो भी अगर ये दावा करें कि मैं 100 में से 50 प्रश्न एकदम ठीक कर दूंगा और मेरा एक भी आंसर गलत नहीं होगा, तो ये प्रायः झूठ है। जो 5 लाख लोग एग्जाम देंगे उन 5 लाख में 5 से ऊपर ऐसे नहीं होंगे। और आमतौर पर जो अच्छे अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छे अच्छे उम्मीदवार, उनको भी 30-35 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्न सटीक रूप में नहीं आते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर कट ऑफ 50 प्रश्न है यानी कि 100 नंबर है, और जनरली किसी को 30-35 प्रश्नों से ऊपर सटीक रूप में नहीं आते हैं, कन्फ्यूजन होता है, किसी न किसी ऑप्शन में डाउट होने लगता है, इसका मतलब है कि किसी न किसी मात्रा में उनको थोड़ा सा तुक्का लगाना पड़ता है, थोड़ा सा गेस वर्क करना पड़ता है, स्मार्ट गेस वर्क करना पड़ता है, उसी से वो सिलेक्ट होते हैं। तो एक 3 कॉम्बिनेशन देखिए। मान लीजिए एक बच्चे ने 60 ही प्रश्न किए, एक बच्चे ने 85 प्रश्न किए, एक बच्चे ने 90 प्रश्न किए। अब इनमें से हम अनुमान कर लेते हैं कि इनके सही कितने हैं, गलत कितने हैं, और फिर देखेंगे कि इनका नेट स्कोर कितना बचा। 60 प्रश्न करने वाला कितना भी कोशिश कर ले, 9-10 प्रश्न तो गलत कर ही देगा। तो हम मान लेते हैं कि उसके 51 प्रश्न ठीक हैं, 9 प्रश्न गलत है, 51 और 9 का रेशो मान लेते हैं। गलत वाले को मैं ना कोशिश करूंगा सारी संख्याएं वो लो जो 3 से गुणा होती हूँ, ताकि कैलकुलेशन करनी आसान रहे, वरना कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती है। 85 वाले में अगर मैं ये मान लूँ कि इस बच्चे के 64 सवाल ठीक हैं और 21 सवाल गलत हो गए, ये सामान्य बात है, 64 ठीक होना 21 गलत हो जाना सामान्य बात है, इसमें ज़रा भी दिक्कत की बात नहीं है। और जिसने 90 किए, मान लेते हैं कि उसने 66 सवाल ठीक किए और उसके 24 सवाल गलत हो गए, ठीक। अब देखिए कि फाइनली इनका स्कोर बचा कितना कितना। और अगर मैं ये स्कोर देखूं, अब ध्यान देखिए, 9 प्रश्न गलत होने का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा ना कि एक प्रश्न गलत होने पे 0.67 नंबर कटते हैं, और 3 प्रश्न गलत होने पे 2 नंबर कटते हैं। यानी 3 प्रश्न गलत होने का मतलब है एक सही प्रश्न का नुकसान हो जाना। बहुत सिंपल है, जितने आपके प्रश्न गलत हुए हैं उसको 3 से भाग कर लीजिए और उतने सही प्रश्नों में से माइनस कर दीजिए, तो जितने प्रश्न बचे वो सही प्रश्न हैं, उनको 2 से गुणा कर लीजिए, वो आपका नेट स्कोर है जीएस के पेपर में। सीसेट में 2.5 से गुणा कर लेना है, ठीक है। तो 51 सही किए थे, 9 गलत किए, तो 9 गलत का मतलब है कि 3 प्रश्न गलत हो गए। 9 प्रश्न गलत होने का मतलब 3 सही प्रश्नों का नुकसान हो गया। तो इस बच्चे का नेट स्कोर हुआ 48 क्वेश्चंस, 48 क्वेश्चंस यानी कि 96 मार्क्स। और कट ऑफ आपको पता है कि लगभग 100 के आसपास रहती है। इसका मतलब इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसने केवल 60 ही प्रश्न किए। और 60 प्रश्न करने पर कोई ये कहे कि मेरे 9 भी गलत नहीं होंगे ना, तो उसको भारत रत्न जीते जी दे देना चाहिए, मरणोपरांत की चिंता नहीं करनी चाहिए उसके मामले में, अगर कोई ऐसा दावा करता है तो। बहुत मुश्किल बात है, बहुत ही मुश्किल है।
अब मान लीजिए किसी ने थोड़ा आगे बढ़ चढ़ के बैटिंग की और 85 प्रश्न किए, 85 में से 21 गलत हो गए, 64 ठीक हुए। ये बुरा नहीं है, शानदार स्कोर है। 21 गलत का मतलब है इसको 3 से भाग कर दीजिए, यानी कि 7 प्रश्नों का नुकसान हो गया इसको। 64 सही थे, इनमें से 7 माइनस कर लीजिए, यानी इसका नेट स्कोर 57 क्वेश्चंस का है। और 57 का मतलब है कि प्रीलिम्स धूमधाम से इसका हो जाएगा, इसे कोई डरने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, अगर 85 में से मान लेते हैं एक बार कि इसके 24 गलत हो जाते, 8 का नुकसान होता, और यहाँ 61 होते, 61 से में भी 8 चले जाते तो भी उसका स्कोर 53 होता। ध्यान से देख लीजिए, 85 को ही अगर मैं कहूँ कि इस बच्चे के जो गलत प्रश्न हैं, अभी हम मान के चल रहे थे 21 हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा और मान लेते हैं कि इस बच्चे के थोड़े से प्रश्न और ज़्यादा, 85 में से और ज़्यादा प्रश्न गलत हो गए। 21 प्रश्न जो गलत थे, हमने ये मान लिया कि इसके 24 सवाल गलत हो गए। 24 गलत का मतलब 61 सही हुए। 24 गलत का मतलब हुआ कि 8 प्रश्न इसके नुकसान हुआ। 61 में से 8 गया तो भी इसका स्कोर 53 है, और 53 का मतलब भी है कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लीजिए किसी 90 सवाल किए, 90 में से 24 गलत हो गए, 66 ठीक हो गए। तो 24 गलत का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे, इसका मतलब नुकसान कितने का हो गया, 8 का, क्योंकि 24 को 3 से भाग करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 66 में से 8 माइनस कर लीजिए, यानी कि इसका नेट स्कोर जो है वो 58 प्रश्नों का है, और 50 प्रश्नों पर आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, और यदि आप भगवान के अवतार नहीं हैं, अगर भगवान के अवतार हैं फिर तो अलग बात है कि 55 सवाल कीजिए, 55 के 55 ठीक करके आ जाइए, बातें खत्म हो गई। लेकिन यदि आप सामान्य मनुष्य हैं, होमोसेपियंस हैं, तो मान के चलिए कि इतना आसान नहीं होता है, 10-20 सवाल गलत हो ही जाते हैं। इसलिए कम से कम इतना ज़्यादा प्रश्नों का स्कोर रखिए कि 10, 20, 25, 30 प्रश्न गलत होने के बाद भी आपका सिलेक्शन हो सके, आपका नेट स्कोर 50 के ऊपर आ सके। तो मेरी राय ये है कि यदि आपका एक आध सेगमेंट एकदम गोल है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा कि साइंस उसको एकदम नहीं आती, और साइंस के उसको पता है कि 12-15 सवाल आएंगे, तो वो ये कर सकता है कि साइंस के सवाल को हाथ ही ना लगाए, बाकी सारे सेगमेंट्स को ठीक से पढ़ाई होगा, उन 85 प्रश्नों को करने का प्रयास करें। यदि आपके सारे सेगमेंट्स ठीक हैं तो क्या करना है, जिन प्रश्नों में एकदम आइडिया ना लगे उनको छोड़ दीजिए, जिनमें थोड़ा सा भी आइडिया लगे उनको ट्राई कर लीजिए। ट्राई कैसे करना है मैं भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, इसका भी एक सामान्य तरीका है। जो समझना है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग के खौफ से कैसे बचना है, और ये बहुत साइंटिफिक मामला है, एकदम एकदम गणित है। अगर आप इस गणित को समझ लेंगे तो चिंता करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। देखिए, नेगेटिव मार्किंग का क्या उसूल है और आपके पास स्थितियां क्या है। पहली स्थिति ये हो सकती है कि 4 ऑप्शंस हैं प्रश्न में, उनमें से आपको पता है कि सही कौन सा है और गलत कौन से हैं। अगर आपको पता है कि ये सही उत्तर है, यानी आपने 4 में से एक सही को चुन लिया और बाकी 3 जो गलत थे उनको एलिमिनेट कर दिया। तो जिसको बोलते हैं परफेक्ट, आप किसी प्रश्न को परफेक्ट तरीके से जानते हैं। इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि एक जो सही है और 3 जो गलत हैं, आप इसको समझ रहे हैं, और जो 3 गलत हैं आपने इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया, यानी आपने कहा कि ये भी इसका उत्तर नहीं है, ये भी इसका उत्तर नहीं है, ये भी नहीं है, और आप दावे से कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो चौथा है यही इसका उत्तर है। इसमें तो कोई बात है ही नहीं। अगर आपको ऐसी स्थिति है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर मान के चलिए कि ये वाली स्थिति आपकी, अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो 30 प्रश्नों में आ जाएगी, और आप बहुत शानदार विद्यार्थी हैं तो ये मामला शायद 35 तक चला जाएगा, और यदि आप धरती पर ईश्वर के अवतार हैं तो 40-45 तक चला जाए तो चला जाए, वरना उसके ऊपर जाना मुश्किल है। इतना ही हो पाएगा। सेकंड सिचुएशन को देखिए। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि 4 ऑप्शंस हैं, आप इतना समझ पा रहे हैं कि इन 4 में से ये 2 आंसर तो नहीं है, पर इन दोनों में से कौन सा सही है आपको ये नहीं पता, यानी 50% एलिमिनेट हो गया, बाकी 50% 2 में से एक है, आपको नहीं पता चल रहा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आंसर है तो ये या ये, और आप इन दोनों में डाउट में हैं। इसको हम कहेंगे कि 50% आपका आंसर सही होने की संभावना है। यूपीएससी का नेगेटिव मार्किंग का तर्क पता है क्या है? इसको पहले आप बेसिक आर्गुमेंट समझ लें।
कि मान लीजिए कि मैं 100 प्रश्न कर रहा हूँ और मुझे एक भी प्रश्न नहीं आता ही नहीं, मैंने कभी पढ़ाई की ही नहीं, बस क्योंकि मैं 21 साल का हो गया था और क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी इसलिए फॉर्म भर दिया था, और जिस दिन एग्जाम हुआ चल पड़े एग्जाम देने के लिए, एक भी प्रश्न नहीं आता। और मैंने सोचा अब आ ही गया हूं तो मैं खाली क्यों बैठूं, तो मैंने क्या किया, 25 में ए लगा दिया, 25 में बी, 25 में सी, 25 में डी, तो क्या लगा दिया। अब यूपीएससी क्या चाहती है, जिसको बिल्कुल नहीं आता उसका स्कोर 0 आना चाहिए। ये कैसे होगा, अगर मुझे एक भी सवाल नहीं आता, मैं सब में तुक्के लगा रहा हूं, तो 4 उत्तर में से एक उत्तर सही होना है, यानी मेरा हर उत्तर सही होने की संभावना 25% है। यानी अगर 100 के 100 प्रश्न नहीं आते तो मेरे 25 उत्तर ठीक हो जाएंगे और 75 गलत हो जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मेरे 25 उत्तर सही हुए और 75 गलत हुए तो नियम क्या है, जो गलत है ऐसे 3 गलत उत्तरों से एक सही उत्तर कम हो जाएगा, जो मैंने भी आपको समझाया। तो 75 उत्तर गलत हुए, इसको 3 से भाग कर दीजिए तो ये बन गया 25, यानी 25 आपके सही प्रश्न हुए थे जिससे आपको 50 नंबर मिलते, और 75 गलत करने से 25 सही प्रश्न माइनस हो गए, यानी कि कुल मिला के आपका स्कोर क्या रह गया, आपका मतलब जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसका स्कोर आया 0। बड़ा साइंटिफिक सिस्टम है कि तुक्का लगाने वाले को ना फायदा हो ना नुकसान हो, उसको उतना ही स्कोर मिले जितना उसको आता है, और तुक्के वाला हिस्सा गलत हो जाए। पर ये तुक्का कब है, जब कुछ भी नहीं आता है, ये उस तुक्के की बात कर रहे हैं। अब इधर आइए वापस, ये वैसा तुक्का नहीं है, आपको 50% आता है। 50% आने का मतलब है कि यदि आपने सवाल किया तो सही होने की संभावना 25% नहीं है जो पूरा तुक्के में होती है, यहां सही होने की संभावना 50% है, आधी संभावना है। अब हम एक संख्या मान लेते हैं, 36 की संख्या मान लेते हैं, इससे हमारी सारी गणनाएं आसानी से हो जाएंगी। मान लीजिए आपने 36 प्रश्न ऐसे किए जिनमें आपको 2-2 उत्तर एलिमिनेट हो रहे थे और 2 में आपको आइडिया नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो जब 36 ऐसे प्रश्न करेंगे तो क्योंकि संभावना सही होने की कितनी है, 50% है, तो मान लेते हैं कि 18 सही हो गए, 18 गलत हो गए। एकदम सिंपल है। 18 गलत प्रश्नों से नुकसान कितना होगा, इसको 3 से भाग कर लीजिए, यानी कि 6 प्रश्नों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपने सही कितने कर दिए, 18 कर दिए, और इसका मतलब ये हुआ कि 18 - 6 यानी 12 प्रश्नों का कुल लाभ, यानी 24 अंकों का कुल लाभ आपको होगा ऐसे 36 प्रश्नों में, जिसमें आपको 4 उत्तरों में से 2 एलिमिनेट करने में सुविधा हो रही है, बाकी 2 में से आपको आइडिया नहीं हो रहा है। तो मेरी पहली सलाह क्या है, जिस भी प्रश्न में आप 4 उत्तरों में से 2 को छांट पा रहे हैं कि ये 2 तो आंसर नहीं होंगे, एलिमिनेट हो रहे हैं, बाकी 2 में से कौन सा है नहीं पता लग रहा, मेरी व्यक्तिगत सलाह ये है कि ऐसे हर प्रश्न में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस से, प्रोबेबिलिटी के नियम से ऐसे केसेस में आपको अंततः फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 4 ऑप्शंस हैं, आपको इतना पता है कि भाई इसमें ए तो नहीं हो सकता, लेकिन बाकी तीनों में से कौन सा है ये आप नहीं समझ पा रहे, इन 3 में से कोई एक ठीक होगा। अब जरा इसी कैलकुलेशन कर लें, यानी इसमें आपका उत्तर सही होने की संभावना 33% है, यानी कि 3 में से एक है। एक तो आपको पता ही कि वो तो आंसर हो नहीं सकता, बात खत्म हो गई। बी सी डी में से आपको पता नहीं, आपने कुछ भी लगा दिया, तो बी के ठीक होने की संभावना 33.3 है, इतनी ही सी की, इतनी ही डी की है, इनमें से कुछ भी लगाएंगे तो संभावना ही रहेगी। यदि 33% संभावना है, मान लीजिए कि ऐसे 36 प्रश्न हैं, 36 की संख्या मैंने इससे ली है कि वो हर एक गणना आपको आसानी से हो जाएगी। 36 में 33% का मतलब है कि 12 प्रश्न आपके ठीक हो जाएंगे और 24 प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे ऐसे प्रश्नों में से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए 24 गलत होने से जो नुकसान हुआ वो 8 प्रश्नों का हुआ, ये -8 हो गए। लेकिन आपको जो फायदा हुआ वो 12 प्रश्नों का हुआ, और इसका मतलब ये हुआ कि नेट बेनिफिट आपको यहाँ पर 4 प्रश्नों का हुआ, वहां तो 12 प्रश्नों का था, यहाँ पर 4 प्रश्नों का है।
और अगर आप मुझसे पूछें क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि यदि जो प्रश्न आपको ठीक से आते हैं, परफेक्ट तरीके से आते हैं वो, और जो आपको 50% प्रोबेबिलिटी से आते हैं, यानी कि 2 एलिमिनेट हो रहे हैं, बाकी 2 नहीं हो रहे, ये तो करने ही चाहिए। और यदि इनको मिला के आपके 70-80 प्रश्न हो गए, तो आप मान के चलिए कि प्रीलिम्स आपका हो जाना चाहिए। लेकिन यदि उनसे मामला नहीं बन रहा है, या अदरवाइज भी आप सोच सकते हैं, अगर आपका गेस वर्क आमतौर पर ठीक रहता है, तो मेरी सलाह ये है कि आप इन प्रश्नों को भी ट्राई कर सकते हैं, अगर ये प्रश्न संख्या में बहुत ज़्यादा नहीं है तो। मान लीजिए 7-8 ही सवाल है तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 7-8 सवाल में अगर आप 2 भी ठीक कर लेंगे तो आप कम से कम नुकसान में तो नहीं ही जाएंगे। और रही बात आखिरी प्रश्नों की, जिनमें 4 ऑप्शन हैं और आपके लिए चारों बराबर हैं, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता उसमें, एकदम काला अक्षर भैंस बराबर टाइप फीलिंग है, ऐसे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करेंगे या नहीं करेंगे उससे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें आपका आंसर सही होने की संभावना 25% है। ये वही स्थिति जो मैंने ऊपर बताई थी। अगर आप ऐसे 36 सवाल करेंगे जिसमें वो कुछ नहीं आता, तो आपके 9 सवाल ठीक होंगे, 27 गलत हो जाएंगे। 27 गलत होने का मतलब हुआ -9, 9 ही ठीक हुए थे, कुल मिला के निचोड़ क्या निकला 0। यानी जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आता उसको करने में भी कोई नुकसान नहीं होता है यूपीएससी में, लेकिन टाइम का नुकसान तो होता ही है, एनर्जी का नुकसान तो होता ही है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछें कितने प्रश्न करने चाहिए, तो मैं कहूँगा कि 85 प्रश्न लगभग कर देने चाहिए कम से कम। हो सके तो 90 तक भी कर सकते हैं, यदि आपकी बाकी तैयारी के हिसाब से वो मैच करता है, सूट करता है तो। और दूसरी बात, जो प्रश्न नहीं आते हैं वो करने चाहिए या नहीं, तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जो प्रश्न पूरी तरह से आते हैं वो तो करने ही करने हैं। जिन प्रश्नों में 2 उत्तर एलिमिनेट हो रहे हैं वो भी करने हैं, और जिन उत्तरों में, जिन प्रश्नों में एक आंसर एलिमिनेट हो रहा है उसको भी करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई खास हर्ज की बात इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें अंततः निचोड़ के रूप में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ही होना चाहिए। अगर आपकी कॉमन सेंस ठीक है, अगर आप ठीक अनुमान कर लेते हैं, ये उस व्यक्ति की बात है। क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो हर तुक्का गलती करके आते हैं। ऐसे मतलब लोगों के बारे में मेरे पास कोई राय नहीं है, मैं तो उनकी बात करूँ जो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके कम से कम उतना गेस वर्क कर लेते हैं जितना करने की अपेक्षा इस एग्जाम में की जाती है। ये सारी सलाह उनके बारे में है। इसके बाद छोटी छोटी सलाह ये है कि इनके अलावा किन और बातों का ध्यान रखना है, अदर सजेशंस क्या क्या हैं जो एग्जाम में जाने से पहले होता है ना। जैसे मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर जब एग्जाम में जाते हैं बच्चों को दही में मीठा डाल के खिलाते हैं शुभकामनाओं के लिए। तो आज की क्लास का उद्देश्य वो मीठी दही खिलाना है बेसिकली आपको, ताकि अब आप अच्छे तरीके से तैयार होकर जाएं। अन्य जो बातें हैं, एक तो ध्यान रखिएगा स्पीड का, स्पेशली जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना, वो शुरू में समझ नहीं पाते, आराम आराम से प्रश्न करते हैं और बाद में अचानक हड़बड़ी में सारे प्रश्न छूट जाते हैं उनको। शुरू से ही ध्यान रखना है कि स्पीड मेंटेन रहे। और स्पीड मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखिए 10-15 प्रश्न ऐसे होंगे एग्जाम में जो आपका एरिया है ही नहीं। उन प्रश्नों को देखते ही आप समझ जाएंगे कि मेरे एरिया का नहीं है। जो आपके एरिया का एकदम नहीं है, जो आपके एरिया से बाहर है, उस पर टाइम मत खराब कीजिए, उसको देखते ही स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। जिन एरियाज पे आपने ठीक से तैयारी की है, यदि वो आपके एरिया के, जैसे मान लीजिए कि आपने संविधान ठीक से पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री ठीक से पढ़ी हुई है और हिस्ट्री का सवाल है, तो वहां पूरी संभावना है कि आप ध्यान देंगे तो शायद आप ठीक गेस कर पाएंगे या ठीक उत्तर निकाल पाएंगे उसका। वहां टाइम का निवेश कीजिए। तो समय का निवेश, टाइम की इन्वेस्टमेंट वहां ज्यादा कीजिए जहां कुछ संभावना है प्रश्न का उत्तर सही होने की। जहां आपका एरिया है ही नहीं उसको छोड़ते चलिए। शुरू से स्पीड मेंटेन करेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं आपसे कहूंगा कि कई प्रश्नों में ऐसा होगा जहां कोई शब्द आपको परेशान करेगा। जहां भी ऐसा हो, एक बार तेजी से इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लीजिएगा कि उसमें अंग्रेजी में कौन सा शब्द है, क्योंकि कई बार जो टर्मिनोलॉजी होती है, पारिभाषिक शब्द होते हैं, वो हिंदी में अनुवाद उसका ऐसा होता है जो नहीं समझ में आता उतना, तो वो गलती ना हो जाए, देख लीजिएगा। तीसरी बात है कि रीडिंग जो है बहुत कॉशियस होनी चाहिए, सावधानी के साथ रीडिंग करनी है।
मैं जब खुद एग्जाम देता था तब मुझसे भी एक आध बार ये गलती हुई थी, और ये गलती आमतौर पर हो ही जाती है। आप पाएंगे हर वर्ष लगभग हर व्यक्ति कम से कम एक या दो प्रश्न इसी चक्कर में गलत करके आता है कि प्रश्न के ऊपर लिखा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, और उसने सत्य मान के आंसर कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, और आपने ठीक है मान के आंसर कर दिया। तो प्रश्न में विशेष रूप से जो पहली लाइन है या प्रश्न की जो आखिरी लाइन है, जो स्टेटमेंट है जो दरअसल प्रश्न को डिफाइन करती है, जो क्वांटिफायर उसमें लगा हुआ है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि अगर आपका एक प्रश्न में गलत हो गया ना आता हुआ, तो जो प्रश्न सही होता उसमें आपको 2 नंबर मिलते हैं, जो गलत हुआ उसमें आपको -0.67 मिला है। एक सही प्रश्न के गलत हो जाने का मतलब है 2.67 अंकों का नुकसान जीएस में होना, और सीसेट में तो 2.5 प्लस 0.83 हो जाएगा, 3.33 अंकों का नुकसान होगा एक प्रश्न के, ऐसे प्रश्न के गलत हो जाने से जो प्रश्न आपको आता था और आप हड़बड़ी में ऐसा करके आ गए हैं। एक चौथी समस्या कई बच्चों को आती है। देखिए, जो पेपर होता है उसके 4 सेट्स होते हैं, ABCD सीरीज होती है। आपके पास जो पहला प्रश्न है, शायद आपके दोस्त के पास, पीछे वाले के पास वो प्रश्न हो सकता है कि 26वां हो या 51वां हो या 76वां हो। तो आमतौर पर 20, 30, 25 के हिसाब से प्रश्नों के सेट होते हैं जो अलग अलग क्रम में रहते हैं। इस संयोग की बात है कि मान लीजिए आपका विषय राजनीति विज्ञान है और शुरू में पॉलिटी के सवाल 10 एक साथ आ गए, तो आपकी बाँछें खिल जाएंगी, आप कहेंगे अरे वाह यार मजा आ गया आज तो। और ये भी हो सकता है कि आप हैं पॉलिटिकल साइंस के और शुरुआती प्रश्न आ गए साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री के आ गए, जिसमें आपका हाथ तंग है और आपको लगा पहला भी नहीं आता, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा भी नहीं आता, 8वां भी नहीं आता, 12वां भी नहीं आता, 14वां भी नहीं आता। पहले 14 प्रश्न में लगातार क्लीन बोल्ड हुए जा रहे हैं, एकदम एकदम मैदान सूना पड़ा हुआ है। और ऐसे में कई बच्चों को लगता है कि अब क्या फायदा है, चलो उठ के चलते हैं, निकलते हैं, छोड़ो गोली मारो। ऐसा नहीं करना है, ये केवल चक्र का मामला है। आपके वाले प्रश्न भी पेपर में छिपे हुए हैं, बस वो सबसे पहले सामने नहीं आए। अगर ऐसा मामला फंसे और शुरू के 8-10 प्रश्नों में आपको लगने लगे कि मामला खत्म हो गया, कोई बात नहीं, गोली मारिए। प्रश्न नंबर 21 से शुरू कीजिए, 1 से 20 अंत में कर लीजिएगा। 21 में देखिए 2-3 सवाल ठीक लगे, न ठीक लगे 41 पे आ जाइए, वहां ना लगे 61 से शुरू कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। एक बार जैसी आप रिदम पकड़ लेंगे, आप पाएंगे कि चीजें ठीक होने लगी हैं, और शुरू में जो प्रश्न छोड़ दिए हैं उनको अंत में कर दीजिएगा। एक मुझसे कई बच्चे पूछते हैं कि जो प्रश्न को हम करते हैं सॉल्व, और जो बबल भरते हैं, जो गोला भरते हैं, उस बबल को हम एक एक प्रश्न में भरते चलें या उसको अंत में एक साथ भरें। ये तो हर व्यक्ति का अपना तरीका है, पर अगर मुझसे मेरी राय मांगेंगे तो मैं ये कहूंगा कि ना तो साथ साथ भरिए ना एक साथ भरिए अंत में, क्योंकि बबल भरने में टाइम खर्च तो होता है। हर प्रश्न के बाद भरेंगे तो हर बार आपको टाइम लगाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि 4-5 प्रश्न जैसे ही पूरे हों, जैसे 1 से 5 हुआ तो 5 के बाद रुक के 1, 2, 3, 4, 5 बहुत ध्यान से देखते हुए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि बबल भरने की प्रक्रिया में ना आपका सारा ध्यान बबल भरने पे ही हो, और वो एक साथ 5-5 करते रहेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन यदि आपने कोई टेस्ट सीरीज कहीं दी है और आपको एक प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस चाहे 1 बाय 1 हो, चाहे सारा एक साथ हो, जैसे है वैसे ही कीजिएगा। अगर कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस नहीं है तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि 5-5 या 10-10 प्रश्नों का सेट लेके एक साथ कर दीजिए, उतना काफी होगा। एक अंतिम सलाह मैं दे सकता हूँ सी सेट के मामले में। देखिए, सी सेट में केयरलेस मत होइएगा। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से आता है तो मैथ्स और रीजनिंग के सवाल शुरू में कर दीजिए, आपका काम वैसे ही खत्म हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन को लेकर बहुत दबाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपका मैथ्स गड़बड़ है और आप कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के भरोसे गए हैं, तो मेरी सलाह ये है कि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग को मिक्स करके कीजिएगा। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आप एक सवाल करते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें एक प्रश्न आता है, और वो पैराग्राफ पढ़ने में ना दिमाग एकदम मतलब परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, दिमाग का दही हो जाता है एकदम। अब सेकंड पैरा फिर पढ़ेंगे, फिर थर्ड पैरा पढ़ेंगे, चौथा प्रश्न आते आते पहले 3 प्रश्न गड्ढमड्ढ होने लगते हैं दिमाग के अंदर। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन के सवाल लगातार करने में आपकी प्रोडक्टिविटी लगातार डिमिनिश होती रहती है, कम होती रहती है। बेहतर ये है सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन के 2 या 3 सवाल कर लीजिए,
उसके बाद खटाक से रीजनिंग के 2 सवाल कर लीजिए। उसमें क्या होगा, दिमाग का दूसरा हिस्सा एक्टिव होगा। जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो हिस्सा एक्टिव ना होकर के जो अरिथमेटिको लॉजिकल इंटेलिजेंस है वो हिस्सा एक्टिव हो जाएगा। वो हिस्सा एक्टिव हुआ, 2-3 प्रश्न कर लीजिए, फिर ये वाला हिस्सा शांत हुआ, फिर कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाइए, 3 सवाल इसके कर लीजिए, फिर 3 सवाल वो कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो आपके प्रश्नों के सही होने की संभावना भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और यदि आप एक ही तरह के प्रश्न में उलझे रहे तो हर अगले प्रश्न में उसके गलत होने की संभावना बढ़ती जाएगी, जो घातक हो सकती है। ये तो सलाह थी सारी पढ़ाई लिखाई एग्जाम को लेकर। अब ये है कि 2 दिन बचे हैं, परसों आपका एग्जाम है। अब क्या करना है, आप में से कुछ बच्चे होंगे निशाचर प्रकृति के, जो रात भर पढ़ते होंगे, सुबह सोते होंगे, या 3 बजे सोते होंगे, 2 बजे सोते होंगे, 4 बजे 6 बजे सोते होंगे। उनके सामने सबसे बड़ा संकट आता है एग्जाम्स के एक रात पहले। रात भर नींद नहीं आती है और वो आधी या चौथाई नींद लेके एग्जाम देने जाते हैं। मेरा ख्याल है कि आखिरी 3-4 दिन कोशिश ये होनी चाहिए कि सोने का टाइम थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। जैसे 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास सोने का अभ्यास कीजिए, कोशिश कीजिए, ताकि कम से कम 5-6 घंटे की नींद हो जाएगी तो आपका दिमाग बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। वैसे तो ये है कि एक आध रात बहुत ज़्यादा न सोने से भी परफॉर्मेंस मैनेज हो जाती है, बहुत दिक्कत नहीं आती है, लेकिन तब भी कोशिश कीजिए कि आखिरी 2 दिन सोने का रूटीन ठीक कर लीजिए ताकि आप सही टाइम पे उठ के जा सके। अब कुछ नया मत पढ़िए, जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और निश्चिंत रहिए, अब तनाव मत लीजिए। जितना पढ़ लिए काफ़ी है, होना होगा तो उससे हो जाएगा। कुछ नया पढ़ के कोई नए तीर मार के कर लेंगे, ऐसा होना आसान नहीं है। और अंतिम बात यह है कि कोविड का मामला है, आप जहाँ जाएंगे वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, उनमें से कोई पेशेंट हो भी सकता है, तो प्रिकॉशंस पूरी लीजिएगा। जाते हुए एक फेस शील्ड लगा के, मास्क लगा के, वो सारा तामझाम जैसे स्पेस में जाते हैं ना, वैसे एकदम जो वेशभूषा है पूरी तैयारी करके जाइएगा। ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स देने गए और बीमारी लेके आ गए, है ना। कोशिश कीजिए जितना सेफ्टी के साथ एग्जाम दे सके उतना बेहतर होगा। ये बात उनके लिए थी जो बच्चे परसों प्रीलिम्स दे रहे हैं। वो बच्चे चाहें तो यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर दें, और जो इस बात को लेकर पसोपेश में है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 30 तारीख को निर्णय दिया है यूपीएससी के इस एग्जाम के बारे में, उस निर्णय का प्रभाव क्या होगा, वो 5 मिनट और रुक जाए, मैं उनको संक्षेप में बता दूं कि उस केस में क्या हुआ। 3 जजेस की बेंच थी, इस मुद्दे पर बैठी हुई थी कि यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन हो या ना हो। उन्होंने यूपीएससी से कहा था जवाब देने के लिए, और उसके बाद पिटिशनर से भी जवाब मांगा था। पिटिशनर्स बहुत सारे थे, उन सबके केसेस को एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुना। पिटिशन ये थी कि भाई देखिए, एक तो दूरी बहुत ज़्यादा है सेंटर तक, फिर कई जगह बाढ़ आई हुई है, होटल मिलने में भी दिक्कत है, परिवहन के साधन भी नहीं है, तो बच्चे अपने सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे, ये समस्या थी। इसका जवाब यूपीएससी ने ये दिया कि देखिए, फ्लड तो हर साल आती है। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की बात है, होटल्स की बात है, हमने सभी राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरीज को लिख दिया है, रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन को लिख दिया है, सबको हमने सुझाव दे दिया है, और सबने जवाब भी शायद दे दिया कि हाँ, हम पूरी व्यवस्था करेंगे। इतना ही नहीं, जो डिस्टेंस की बात है, अब क्योंकि परिवहन के साधन मौजूद हैं, तो उसके बाद क्योंकि डिस्टेंस तो हर साल होता है, इस साल अलग से तो है नहीं, तो ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली हमें नहीं लेना चाहिए। फिर पिटिशनर से कहा कि भाई आप 2020 और 2021 का एग्ज़ाम एक साथ क्यों नहीं कर देते, या एग्ज़ाम को 2 महीने और लेटर फेज में क्यों नहीं ले जाते, डिले क्यों नहीं कर देते। इनके जवाब में यूपीएससी ने कहा कि ऐसा करने से कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। वो बोले कि हमारा एग्ज़ाम तो मई जून का सेशन होता है, मई जून में होता है, ये इस साल भी 31 मई की डेट थी। हमने उसी से मैं सिचुएशन भांप के उसको उतना लेट कर दिया था कि हम बिना सेशन खराब किए इसको मेंटेन कर सकें। 4 अक्टूबर से लेट अगर होता है तो हम अगले साल का एग्ज़ाम कंडक्ट टाइम पे नहीं कर पाएंगे, ठीक सिस्टम में नहीं कर पाएंगे, और जो हमारी एनुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी इस बार का इफेक्ट अगली बार पर भी पड़ेगा। इस टैक्सेशन में होता है ना, टैक्स दिया उसके ऊपर फिर टैक्स दे दिया, वो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। ऐसे ही ये इफेक्ट यहाँ। तो यूपीएससी ने कहा कि अगर हम 1-2 महीने लेट करेंगे तो उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी, और 2020-21 को मर्ज करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास है नहीं और वो मतलब व्यावहारिक नहीं है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया और कहा कि हाँ, यूपीएससी ठीक बात कह रही है। फिर पिटिशनर से कहा कि भाई देखो, नीट और जेईई तो हमें समझ में आता है कि वो जो एग्ज़ाम होते हैं उनका संबंध तो होता है एकेडमिक कैलेंडर से, एडमिशन होना है, कॉलेज का एनुअल साइकिल खत्म हो जाएगी। यूपीएससी में तो ऐसा है नहीं, तो नौकरी का एग्ज़ाम है, कंपटीशन का एग्ज़ाम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूछा सरकार से, सरकार ने कहा कि इसमें भी एनुअल साइकिल, प्रमोशन वगैरह उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये बात भी ठीक है, ये बात भी यूपीएससी की मान ली। इसके बाद पिटिशनर्स में से एक का आर्गुमेंट ये था कि मान लीजिए कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कोविड के पेशेंट्स हैं, कोरोना के पेशेंट्स हैं, वो सेंटर पे आएंगे, उनकी वजह से बाकी लोग खतरे में आ जाएंगे, उनका क्या होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा। भारत सरकार ने कहा कि हमने हर सेंटर पे ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जिन भी बच्चों को खांसी जुकाम जैसी कोई समस्या होगी उनको अलग रूम में बिठाया जा सके, और इसलिए जो यथासंभव कोशिश हो सकती है वो हमने कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो ठीक है, अब इससे ज़्यादा सरकार या यूपीएससी भी क्या कर लेगी, उसने कोशिश कर ली है। एक केस था कि एक पेरेंट ने केस किया कि मेरा जो बच्चा है वो कोरोना वॉरियर है, यानी कि सरकारी नौकरी में है और कोरोना से लड़ने में ही लगा हुआ है, उसे पढ़ने के लिए छुट्टी ही नहीं मिल पाई, उसका एग्ज़ाम वो कैसे देगा, उसका एक साल खराब हो जाएगा। वो तो देश के लिए इतना कुछ कर रहा है और देश उससे ज़्यादा ऐसा करेगा। यूपीएससी से पूछा। यूपीएससी के वकील ने कहा कि हमारे पास ऐसी एक भी रिप्रेजेंटेशन अब तक नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के मैनेज किया कि हम इंडिविजुअल केस को इतना महत्वपूर्ण नहीं मान सकते कि पूरे 5-10 लाख उम्मीदवारों का हम एक साल इसी बात पर रोक दें कि एक व्यक्ति ने ऐसी अभ्यर्थना की है, तो उसको एंटरटेन नहीं किया, टाल दिया उस बात को। एक पॉइंट पे आके सुप्रीम कोर्ट के सामने संकट आया, वो ये था जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। मान लीजिए किसी का लास्ट अटेम्प्ट है और वो किसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, गांव में फंसा हुआ है, या उसके घर में 2-3 कोरोना पेशेंट्स हैं, या वो खुद कोरोना पेशेंट है और बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा है, निकलने की हालत में नहीं है, पहुंच ही नहीं पाएगा, वो क्या करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी के वकील से पूछा, भारत सरकार के बल्कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मिस्टर राजू हैं, वो खुद आज उस परसों उस पेशी में शामिल थे, उनसे पूछा। तो पिटिशनर से कहा कि उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बात तो ठीक लग रही है, ऐसे बच्चों को तो कुछ बेनिफिट मिलना ही चाहिए। तो भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि हम इसको कंसिडर करेंगे, और तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप ये कोशिश कीजिए, एफर्ट कीजिए कि बिना एज बढ़ाए एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ऐसे व्यक्तियों को मिले जिनका लास्ट अटेम्प्ट है एज की वजह से। अब देखिए, लास्ट अटेम्प्ट किसका होता है। एक तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि उसका छठा अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी से है, लेकिन उसकी एज मान लीजिए अभी 29 साल ही है, 3 साल उसके पास पड़े हुए हैं, तो वो इस साल नहीं भी देगा तो अगले साल दे देगा, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तो बात करने से मना कर दिया। दिक्कत उसकी है जिसका छठा अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी में है और उसकी उम्र भी 32वें साल में है, और यदि इस साल नहीं दिया तो अगले साल के 1 अगस्त को वो 32 साल प्लस का हो चुका होगा, एग्जाम देने के लायक नहीं होगा, वो क्या करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को ये सलाह दी, निर्देश तो नहीं कहेंगे, सलाह दी, सुझाव दिया कि जो ऐसे केसेस हैं उनको आप कंसिडर कीजिए कि उनको बिना एज बढ़ाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल ये नहीं करना है कि 32 साल की बजाय 33 साल कर दी मैक्सिमम एज, ये नहीं करना है। ये जनरल प्रोविज़न नहीं बनाना है, ये प्रोविज़न केवल उन कैंडिडेट्स के लिए करना है जिनका इस साल लास्ट अटेम्प्ट था और वो एज की वजह से बाहर निकलने वाले थे। ध्यान रखना है, यदि आपके पास 2 अटेम्प्ट हैं, एक इस साल के, एक अगले साल के, 2 ही साल के बचे हुए हैं, उसका बेनिफिट आपको नहीं होगा। यदि आपके पास एज पड़ी है 2-3 साल, अटेम्प्ट एक ही है, आपको इसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं होगा। इसका बेनिफिट केवल उन्हें होगा जिन पर दोनों शर्तें लागू हो रही हैं। पहला, उनकी एज का आखिरी साल है, और दूसरा, उनका अटेम्प्ट ये आखिरी है, ये आखिरी नहीं भी है तो भी एज की वजह से आखिरी हो गया है। उन्हें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है, डायरेक्शन नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है इसे आप कंसिडर कीजिए, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि हम इसे कंसिडर करेंगे,
देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब सुझाव भी देता है तो सुप्रीम कोर्ट का अपना एक फैसला है कि हमारे सुझाव भी आदेश होते हैं। इसलिए मेरा अनुमान, मेरा मन कहता है कि इस बात को भारत सरकार और यूपीएससी को मानना ही पड़ेगा और अगले साल के प्रीलिम्स के एग्जाम में वो केवल उन विद्यार्थियों से एक फॉर्म भरवाएंगे या एफिडेविट लेंगे और जांच करेंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट एज के हिसाब से था 2020 वाला, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था उन्हें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट स्पेशल कंडीशन में देंगे। लेकिन ये सब कहने के बाद भी मैं एक डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ कि ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, भारत सरकार क्या करेगी, यूपीएससी क्या करेगी, मुझे नहीं पता। कल को यूपीएससी मुकर जाए और सुप्रीम कोर्ट में कुछ और दलील दे के बच जाए तो मैं उस समय कुछ कर नहीं पाऊंगा इस मामले में। मैं आपको केवल ये बता सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। हाँ, अनुमान पूछें तो मेरे ख्याल से 90% से ऊपर चांसेस ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को, इस परामर्श को यूपीएससी को, भारत सरकार को मानना ही होगा। आमतौर पर ऐसा होता है। लेकिन अगर अपवाद हो जाए तो आप में से कोई मेरे पास ये कहते हुए ना आए कि आपके कहने पे छोड़ दिया था एग्ज़ाम, तो मेरे कहने पे मत छोड़िए। मैं केवल आपको व्याख्या करके बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। और क्योंकि मुझसे बहुत बच्चों ने मैसेज करके पूछा कि मतलब बताइए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का, तो मतलब मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद का फैसला आपका, आपका जीवन, आपके फैसले। मैं तो केवल ये बता सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इसके साथ ही आज की बात समाप्त करते हैं। एक बार आप आईएएस और यूपी का एग्जाम दे लीजिए प्रीलिम्स का, उसके बाद कुछ एकेडमिक डिस्कशन हम करना शुरू करेंगे, कुछ और वीडियो लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एग्जाम ऐसा दे के आइए कि प्रीलिम्स में आप टॉप कर जाएं और उसके बाद मेंस और इंटरव्यू में टॉप करें। जैसे प्रीलिम्स खत्म होगा उसके 5-7 दिन बाद हम लोग अवेक प्रोग्राम इस बार ऑनलाइन ही शुरू कर रहे हैं। अवेक एक प्रोग्राम पिछली बार हमने लॉन्च किया था पहली बार, जिसका पूरा नाम होता है आंसर राइटिंग एंड नॉलेज एनरिचमेंट प्रोग्राम, जो मेंस देने वाले बच्चों के लिए किया था। और इस साल जो फाइनल रिजल्ट आया हिंदी माध्यम का, जो उसमें मेरे ख्याल से उसमें कम से कम 50% विद्यार्थी अवेक प्रोग्राम से निकले हैं, मतलब उसमें शामिल थे वो विद्यार्थी। पिछली बार वो प्रोग्राम ऑफलाइन था, इस बार हम उसको ऑनलाइन करेंगे, सभी के लिए कर देंगे जो भी करना चाहे। लेकिन उसमें एक बात और है, हिंदी माध्यम में हमने एक व्यवस्था की है कि जो विद्यार्थी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे उन विद्यार्थियों को उस प्रोग्राम की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी, उनके लिए पूरा प्रोग्राम फ्री हो जाएगा। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, वो पूरा प्रोग्राम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दृष्टि लर्निंग ऐप पे रहने वाला है। शुभकामनाएं, जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।